नमस्कार बच्चों, आज हम गायत्री एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका सभी का स्वागत करते हैं। आज हम जो पढ़ाने का शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे पहले अभी देखा जाए तो आगामी परीक्षाओं की बात करें तो रेलवे के द्वारा बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं और आने वाली हैं, जिसमें मान लो अभी आरपीएफ चल रहा है। आरपीएफ में कांस्टेबल की और एसआई की वैकेंसी भी आई है। इसके अलावा फिर इसके बाद एनटीपीसी का आने का भी है, एनटीपीसी। इसके बाद फिर ग्रुप डी का भी आने का है, ग्रुप डी। तो इस तरह से रेलवे की जो आगामी वैकेंसी आ रही है उनको ध्यान में रखते हुए जो क्लास उसी पर्पज से चलाई जा रही है, मतलब कि आपको रेलवे में अधिक से अधिक फायदा हो सके। इसके अलावा चाहे कोई से भी स्टेट राज्य की पीसीएस हो या अन्य एग्जाम हो, सभी के लिए आपकी ये क्लास उपयोगी होने वाली है। तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी यानी भारतीय भूगोल। तो भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं हम लोग। तो भारत का भूगोल, भारत का भूगोल। अब भारत का जो भूगोल है, तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं तो पहले भारत को ही जानना जरूरी है हमारे लिए, कि जो भारत हम बोलते हैं, भारत बोलते क्यों हैं, आखिर भारत का नाम भारत पड़ा क्यों है, ये भी जानना हमारे लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले भारत के नामकरण की बात करें। भारत का नामकरण, ठीक है। आपने सुना होगा सर, भारत को भारत भी कहते हैं हम लोग, इंडिया भी बोल देते हैं, कोई कोई लोग हिंदुस्तानी बोलते हैं इसको। ये सब क्यों बोलते हैं ये जानेंगे हम। तो सबसे पहले भारत, तो इसका नाम भारत क्यों पड़ा? तो भारत जो है इसका नाम, इसके नाम के पीछे कई कारण हैं और इतिहास है इसका अपना। तो भारत का एक पहला नाम आया अगर, तो एक भरत हुए, जो एक राजा हुआ करते दुष्यंत, और उनकी वाइफ थी यानी पत्नी थी शकुंतला। उनका एक पुत्र हुआ भरत, उसके नाम पर ही हमने भारत का नाम, भरत के नाम पर ही क्या कर दिया, भारत। जो दुष्यंत और जो शकुंतला थी उनने अपने आपस में प्रेम विवाह किया था और उनके ही गर्भ से एक पुत्र हुआ जिसको भरत कहा गया, जो बाद में चक्रवर्ती सम्राट बना। तो इसी के नाम पर क्या हो गया, भरत के नाम पर इसको भारत कहा गया। और ये दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी की जो चर्चा है, आपको जो एक महाकवि कालिदास हुए उनके ग्रंथ है अभिज्ञान शकुंतलम, उसमें जानकारी मिलती है। तो उनके पुत्र के नाम पर क्या, भरत के नाम पर क्या हो गया, भारत हो गया। एक और मिलता है जैन ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में भी जानकारी मिलती है भारत के नाम की। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हुए ऋषभदेव, प्रथम तीर्थंकर कौन हुए, ऋषभदेव। और ऋषभदेव के पुत्र का नाम भी क्या था, भरत। तो इस भरत के नाम पर भी क्या नाम हो गया, जैन ग्रंथ कहते हैं कि भारत हो गया इसके नाम पर। ठीक है। तो हमें यहां से दूसरा तथ्य ये निकल कर आया कि पहला जो दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र था भरत, उसके नाम पर भारत हो गया। और दूसरा आया कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनके पुत्र का नाम भी भरत था, तो उसके नाम पर भारत का नाम क्या हो गया, भारत। और एक तीसरा और आता है कि जो हम वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं, तो जो कुछ वहां पे जो वैदिक सभ्यता थी टोटल कबीलाई व्यवस्था पर आधारित थी। तो वहां पर एक भरत वंश हुआ करता था, उसमें एक महान सा सुदास हुए। उनके जो भरत वंश था वो एक महान वंश था, क्योंकि उस समय आर्य और अनार्यों के बीच एक युद्ध चलता था, आपसी संघर्ष था। तो उसमें जो भरत वंश हुआ करता वो एक अपने आप महान वंश था। तो उस वंश के नाम पर भी क्या नाम पड़ गया, भारत। तो इस तरह से ये भारत के नामकरण की हमें जानकारी हुई, भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, जिसको हम भारत कह रहे हैं। अब इसके अलावा और नाम आते हैं भारत का। आपने दूसरा नाम सुना होगा भारत का, जम्बूद्वीप। एक नाम ये भी मिलता है जम्बूद्वीप। बेसिकली ये नाम मिलता है जम्बूद्वीप, भारत का नाम। तो जम्बूद्वीप बौद्ध ग्रंथ कहते हैं कि भारत का नाम जम्बूद्वीप प्राचीन समय में। तो ये किसमें मिलता है, बौद्ध ग्रंथों में।
बौद्ध ग्रंथ में भारत का नाम क्या मिलता है? जम्बूद्वीप। इसके अलावा भारत का जम्बूद्वीप के अलावा और भी नाम है, आपने सुना होगा हिंद या हिंदुस्तान। तो एक नाम मिलता है हिंद या हिंदुस्तान, हिंदुस्तान नाम भी मिलता है भारत का। तो हिंद और हिंदुस्तान क्यों कहा गया? बेसिकली हिंद क्या हुआ, जो हमारे प्राचीन समय में विदेशी आक्रमणकारी आए, उन्होंने भारत को हिंद या हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। उसमें अरबी और फारसी का नाम आता है। अरबी लोग आए, उन्होंने भारत को हिंद या हिंदुस्तान कहा, और इसमें फारसी लोग भी आए, उन्होंने भी भारत को हिंद या फिर हिंदुस्तान की संज्ञा दी है। तो भारत का नाम यहीं से निकल कर आता है, हिंद। बेसिकली बात क्या आती है कि जो हमारी जो भारत में सिंधु नदी निकलती है, क्योंकि जो भी जितने भी आक्रमणकारी हमारे प्राचीन समय में या एंशिएंट में आए हैं, सारे उत्तर पश्चिम सीमा से ही आए हैं। तो जब उत्तर पश्चिम सीमा से आएंगे तो सबसे पहले सिंधु नदी से उनके दर्शन होंगे। अब सिंधु नदी के दर्शन करने से ही बोला आगे, तो सिंधु को वो क्या होता था, सा को हा बोलते थे, तो सिंधु बोलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या बोल दिया, हिंदू। तो वहीं से निकल कर आया हिंदू और हिंदुस्तान। तो वहां से क्या नाम हो गया, हिंदुस्तान या हिंदू। ठीक है, अगला नाम आता है, आपने एक नाम सुना होगा, इंडिया। इंडिया, इंडिया नाम क्यों पड़ गया भारत का? तो जो एंशिएंट में जाएंगे हम, मध्यकाल के पहले, मतलब तो कुछ मध्यकाल के पहले और कुछ एंशिएंट में, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम, वहां पे क्या हुआ कि भारत का यूनानी लेखक आए, उन्होंने अपने जो ग्रंथ लिखे उनमें उन्होंने भारत का नाम इंडिया लिखा है। यूनानी लेखकों के द्वारा, यूनानी लेखकों ने क्या नाम दिया भारत को, इंडिया। जिसमें आपने सुना होगा कि एक चंद्रगुप्त मौर्य के समय एक यूनानी लेखक आया, मेगास्थनीज। तो क्या आया, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज, इसने एक पुस्तक लिखी थी, उसका क्या नाम था, इंडिका। इंडिका। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगास्थनीज आया, उसने क्या लिखा, इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। तो इस तरह से भारत के नामकरण की बात हो गई है। ठीक है, अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब भारत को जानेंगे। अब भारत को शुरुआत करते हैं कि आखिर हमारा भारत दिखता कैसा है। तो पता है आपको, चतुष्कोणीय भारत का आकृति है, आपके सामने है। अब यहां पे आता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जो पूरा भारत है, जो कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला है। तो आपसे एक पूछा जा सकता है, इसके अलावा आपसे एक पूछा जाता है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर तो है, लेकिन संपूर्ण दुनिया का कितना प्रतिशत है? तो आपको ध्यान रखना है, विश्व का कुल कितना प्रतिशत है? 2.4%। यानी जो भारत का क्षेत्रफल है वो पूरा दुनिया के क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है। ये भारत का क्षेत्र, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक का। ठीक है, अब इसके बाद आता है, यहाँ पे थोड़ा और आगे बढ़े तो आपसे परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है कि जो भारत का क्षेत्रफल तो आपने बता दिया, लेकिन आप ये बताइए कि 2.4 तो है, लेकिन दुनिया में भारत का स्थान क्या कितना है क्षेत्रफल के आधार पर? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा भारत का क्षेत्रफल के आधार पर 7वां स्थान आता है। कि कौन सा स्थान आता है? 7वां। अब 7वां स्थान आता, 6 बड़े देश भी हमारे इंडिया से होंगे, तो उनको भी हम एक क्रम में जान लेंगे। ठीक है, तो एक ट्रिक आती है इसमें, RCCUBAI, इसको कहेंगे रुक्कुबाई, जो भी कहोगे आप। तो इस ट्रिक में आगे इसमें, इससे अपन याद कर सकते हैं कि भारत में जो भारत से बड़े देश हैं तो सब याद करते हैं। ऐसे आर से क्या बनेगा? रूस, रूस बन जाएगा। सी से क्या बनेगा? कनाडा।
अगले सी से क्या बनेगा? चीन। यू से क्या बनेगा? आपका यूएसए। बी से क्या बनेगा? ब्राजील। ए से क्या बनेगा? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और आई से क्या बनेगा? इंडिया। तो इस तरह से भारत के हमने 7 क्रम जान लिए कि भारत के सबसे बड़ा देश कौन सा है दुनिया का, तो रूस होगा, दूसरे नंबर पर कनाडा, और तीसरे नंबर पर चीन, चौथे नंबर पर आपका यूएसए, और पांचवें नंबर पर ब्राजील, और छठवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, और सातवें नंबर पर अपना भारत। इस तरह से आपको सातों भारत से बड़े, भारत 6 देश बड़े उनका पता चल गया, और भारत का क्रम भी आपको पता चल गया कौन सा है, 7वां। अगर कभी पूछ दिया जाए भारत से 8वां क्रम पे कौन आएगा, तो अर्जेंटीना का नाम आता है, अर्जेंटीना। ठीक है, ध्यान रखना, कभी पूछ दिया जाएगा भारत से 8वां कौन सा क्रम में, तो अर्जेंटीना है। ठीक है, ध्यान रखना। अब यहां क्रम जान लिया। अब आता है कि जो भारत का नक्शा है ना, मैप दिख रहा है भारत का, इसका जो क्षेत्रफल है वो जान लिया हमने। अब इसके कभी कभी पूछा जाता है परीक्षा में कि पूछा जाता है कि इसकी उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है, कितने किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण तक भारत। ठीक है, इस तरह से। ठीक, तो ये पूछा जाता है आपसे कि जो भारत है पूरब से पश्चिम कितना है, उत्तर से दक्षिण कितना है, तो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले उत्तर से, देखो ये उत्तरी भाग होगा अपना, ये दक्षिणी भाग होगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये दक्षिणी वाला है, ये पश्चिमी होगा, और ये होगा आपका पूर्वी भाग। ठीक है, ये भारत का आकार है। तो पूरब से पश्चिम तक अगर, सॉरी उत्तर से दक्षिण तक की अगर बात की लंबाई की बात करें, तो वो होगी आपकी 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर होने वाली है किसकी, उत्तर से दक्षिण की लंबाई। अब पूछा जाएगा पूरब से पश्चिम कितनी है, तो पूरब से पश्चिम है आपकी 2933 किलोमीटर, यानी जो भारत दिख रहा है आपको, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम कितनी है, पूरब से पश्चिम कितनी है, 2933 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके अलावा अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि देखो ये भारत का जलीय स्थलीय भाग है, ऊपर भारत के नीचे की साइड में जलीय भाग है। तो जलीय भाग में अगर पूछा जाए पूर्वी भाग में कौन सा है, तो ये बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और पूर्वी भाग में क्या है, अरब सागर, अरब सागर। और निचले भाग में क्या है, हिंद महासागर, हिंद महासागर। ठीक है, तो भारत का जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है, नीचे वाला पार्ट तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है, और ऊपर वाला भाग है ये स्थल से घिरा हुआ है। तो अब यहाँ का मैं जान लिया कि नीचे हिंद महासागर है, पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, अब आता है आपसे कि भारत की कुल तटीय सीमा कितनी है, भारत की तटीय सीमा कितनी है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, ये पूछ लिया जाता है। तो भारत की जो तटीय सीमा अगर पूछ लिया जाए आपसे कभी कि भारत की तटीय सीमा कितनी है, तो यहां से शुरू होगी, कहां से, गुजरात से शुरू होगी तटीय सीमा, और यहां से सीधा आपका गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गोवा, गोवा से कर्नाटक, कर्नाटक से केरला, केरला से होते हुए आपकी तमिलनाडु, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश, और ये उड़ीसा, उड़ीसा से ये पश्चिम बंगाल। ठीक है, इतना हमारा क्या है, ये तटीय क्षेत्र है। ये अरब सागर वाले पार्ट को कहोगे पश्चिमी तट, इसको कहोगे आप पूर्वी तट। ठीक है, तो अब तटीय क्षेत्र का भी पूछ लिया जाता है कितने किलोमीटर है, तो टोटल जो तटीय क्षेत्र है ये कितना है, 6100 किलोमीटर तटीय क्षेत्र, 6100 किलोमीटर। लेकिन 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि का तटीय क्षेत्र मान लीजिए, कभी पूछ लिया जाए कि द्वीपों शहर, तो यहां पर आपको दिख रहा है ये क्या है, ये लक्षद्वीप है, ये भारत का ऐसा लक्षद्वीप समूह बोलते हैं इसको। और ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर इनको शामिल कर लिया जाए तो कुल तटीय क्षेत्र की तटीय सीमा हमारी कितनी हो जाती है, द्वीपों
सहित तटीय सीमा आपकी होगी 75, 16 या कहीं 17 मिला किलोमीटर। ठीक है, तो ये अगर मुख्य भूमि का पूछा जाए तो 6100 किलोमीटर है, और द्वीपों को अगर सम्मिलित कर लिया जाए तो कितनी होगी 75, 16, सॉरी ये 75, 16 होगा, ये गलत लग गया, 75, 16 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखें। तो इस तरह से ये तटीय सीमा होगी हमारी। अब तटीय सीमा के बाद आती है बात स्थलीय सीमा की। तटीय सीमा तो हमने जान ली कि जो मुख्य भूमि से लगी हुई 6100 किलोमीटर है, और द्वीपों को सम्मिलित कर लिया जाए तो 7516 किलोमीटर है। अब इसके बाद आता है आपका स्थलीय सीमा। तो स्थलीय सीमा यहां से शुरू होती है, यहां पर पाकिस्तान से होते हुए, और यहां से स्थलीय सीमा अपनी लद्दाख जम्मू कश्मीर वाले बेल्ट से होते हुए इस तरह से अरुणाचल के ऊपर से ये यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत में ये बांग्लादेश की बाउंड्री बनाता हुआ यहाँ पे, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल वाले बेल्ट में इस तरह से ये भारत की स्थलीय सीमा है। तो आपसे जलीय सीमा पूछी जा सकती है, स्थलीय सीमा ही पूछा जाता है, स्थलीय सीमा कितनी है। तो आपको ध्यान रखना स्थलीय सीमा हमारी है, स्थलीय सीमा 15,106 किलोमीटर, तो ये हमारी स्थलीय सीमा है। ये ध्यान रखना है अपने को कि जलीय सीमा 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि की, और स्थलीय सीमा अगर पूछा जाए तो 15,106 किलोमीटर है, और इसमें अगर जलीय सीमा में तटीय सीमा में द्वीपों को सम्मिलित कर लिया जाए तो 7516 हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम, तो राज्यों को बढ़ना। अब इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है, दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, या पूर्वी पॉइंट कौन सा है, तो हमें याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है कि मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। क्या पूछा उन्होंने, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो नाम आता है केप कैमोरन। कैप कैमरून, ये कहां पड़ता है, कन्याकुमारी में, कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी कौन से राज्य में आता है आपका, तमिलनाडु में। तो मुख्य भूमि का दक्षिणी हिस्सा पूछ लिया जाए आपसे तो क्या कहोगे आप, कैप कैमरून, जो कहां पड़ता है, कन्याकुमारी में। अगर आपसे पूछा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु तो आप कहोगे इंदिरा पॉइंट। ये कहां पड़ता है, ये ग्रेट निकोबार है, तो क्या कहोगे आप, इंदिरा पॉइंट। ये कहां पड़ता है आपका, ग्रेट निकोबार में पड़ता है। ये कहां पड़ता है, ग्रेट निकोबार, इंदिरा पॉइंट। अगर मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो आप कहोगे कैप कैमरून है, और भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा इंदिरा पॉइंट है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है तो आप कहोगे इंदिरा कॉइल, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल जो पड़ता है लद्दाख वाले क्षेत्र में पड़ता है, इंदिरा कॉल। ठीक, ध्यान रखना। अब इसके अलावा आता है, इसके कुछ और नाम भी आते, कभी कभी आ जाता है, जैसे इसको कहते हैं पार्सन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, या फिर पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, ये इंदिरा पॉइंट के ही अन्य नाम है। ठीक है, तो ये नाम हो गए। इसके बाद आप पूछा जा सकता है आपसे कि भारत का सबसे पूर्वतम बिंदु कौन सा है, तो आपने नाम सुना होगा गौहार मोती, या गौहार मोता भी बोलते हैं, या फिर आपने नाम सुना होगा सरक्रीक, सरक्रीक। ये पड़ता है आपका कच्छ वाले क्षेत्र में पड़ता है, गुजरात के अंदर। ठीक है, सरक्रीक तो आपने नाम सुना ही होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा विवाद चलता रहता है सरक्रीक पर। तो ठीक है, तो सरक्रीक किसके मत, जो भारत का पूर्वतम बिंदु है कहां पर पड़ता है, पश्चिम बिंदु है कहां पर पड़ता है, गुजरात के कच्छ वाले क्षेत्र में पड़ता है। अब आता है भारत का पूर्वतम बिंदु, तो ये आता है, इसका नाम पूर्वतम बिंदु का नाम आता है किबुतु, किबुतु
ये कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये हमने भारत को जान लिया, भारत का पूर्व बिंदु क्या है, पश्चिम बिंदु क्या है, उत्तर बिंदु क्या है, दक्षिण बिंदु क्या है। तो ये हमने पूरा भारत का बेसिक परिचय आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके अलावा आगे भी चीजें हम कल कंटिन्यू करेंगे, और बाकी आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हो, और भी, और इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।